नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो होली के आसपास कभी भी जारी हो सकता है और एग्जाम डेट तो आप जानते ही हो कि एक एग्जाम कैलेंडर के माध्यम से ये पहले से ही अब बता दिया गया है कि जो एग्जाम है वो आपका 22 सितंबर से 2026 से 27 सितंबर 2026 के बीच में कभी भी हो सकता है। यानी कि आपका 22 से 27 के बीच में आपका ये एग्जाम कैलेंडर में ये तिथि निर्धारित की गई है। इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो यदि फॉर्म यानी नोटिफिकेशन होली के आसपास आता है और जब फॉर्म भरेंगे हम लोग तो उसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, है ना। तो हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए सोशल साइंस के लिए और साथ ही साथ सीटेट में अंक कितने होने चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में, है ना, अंत तक आप बने रहिएगा और साथ ही साथ हम लोग आगे की तैयारी की रणनीति पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तो मन में यही आएगा कि भाई कौन फॉर्म भरेगा, यानी कि हमारी अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो हम लोग इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर और पेपर का पैटर्न क्या होगा, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग 6 से 8, क्योंकि 10+2 वाले में यानी कि पीजीटी जो लेवल की परीक्षा है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कभी भी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9 से 10 को लेकर के सबसे ज्यादा होती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग वर्ग 6 से 8 सोशल साइंस के सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्हता यानी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्टूडेंट कि हमारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कंप्लीट, है ना। मतलब ये नहीं कि अपीयरिंग में है हम अभी और ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर हमारे पास बीएड की डिग्री क्या है अपीयरिंग में है, तो ऐसा नहीं है। हमारे पास जो डिग्री हो वो कंप्लीट हो। एटलीस्ट जिस दिन फॉर्म की अंतिम तिथि होगी तब तक हमारी पूरी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, है ना। हमें पास आउट होना चाहिए यानी कि पूरे नंबर होने चाहिए, सब कुछ, ठीक है। अब देखिए, तो अब तो पहला तो ये है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप बीएड धारक हैं और आपने सीटेट पेपर 2 मतलब पास किया हुआ है और या तो आपने कभी भी पहले, काफी समय हो गया बिहार टेट हुआ नहीं, लेकिन यदि आप लोगों ने हो सकता है कि आप में से ऐसे कई विद्यार्थी होंगे कि जो बिहार टेट पास होंगे पेपर 2, तो यदि आप सीटेट या इनमें से कोई एक हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि 6 से 8 में आने के लिए पहली क्राइटेरिया है कि हमारा ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ हमारा बीएड होना चाहिए। तीसरा है कि हमारा सीटेट पेपर 2 या फिर बिहार टेट पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, या अगर हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बीएड धारक ना हुआ, बहुत सारे बच्चे हों जो डिप्लोमा धारक हों। डिप्लोमा का मतलब है कि कहीं कहीं भाई उसे बीटीसी के नाम से जाना जाता है, कहीं डीएलएड के नाम से। तो यदि दूसरा एक ये भी है कि यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और देखो ग्रेजुएशन जो मानक है ये मिनिमम है। मतलब आपके मन में होगा कि मैम अगर हमने पीजी किया है तो क्या हम नहीं भर सकते, क्या सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही भर सकते? नहीं, जो मैं बात कर रही हूँ ये न्यूनतम अर्हता की बात कर रही हूँ। अगर इससे बड़ी बड़ी डिग्री आपके पास है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यूनतम है कि इतना होना चाहिए। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और यदि डिप्लोमा में आपने बीटीसी या कोई भी अलग अलग जगहों पे या फिर आपका डीएलएड, है ना, ये आपने किया है और साथ ही साथ वही सीटेट पेपर 2 या बिहार टेट पेपर 2 में से अगर कोई एक भी आप पास हैं तो, है ना, इनमें से कोई अपीयरिंग नहीं चलेगा, डिग्री पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो ये आपके दो क्राइटेरिया है, या तो आप डिप्लोमा या तो बीएड, है ना, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन मिनिमम आपकी डिग्री होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये आपकी पहले तो अर्हता है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि भाई सीटेट में क्या जो है मार्क्स होने चाहिए।
तो आइए सीटेट स्कोर की अगर हम बात करें, TRE 4 जब नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले सीधे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि यदि आप बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, है ना, आप वहां के निवासी हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी में पुरुष हैं तो आपका सीटेट में 90 अंक चाहिए। यदि आप महिला हैं, जनरल में आप महिला हैं और आप बिहार राज्य से हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, 82 नंबर सीटेट में होने चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं और 90 नंबर आपका क्या है, तो आपका पुरुषों के लिए जो सीटेट में अंक है वो 90 ही होना चाहिए और फीमेल में आपका क्या होना चाहिए, 82 होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के अगर आप बिहार राज्य के हैं तो 90 नंबर क्या चाहिए, तो 90 नंबर। अगर आप जनरल सामान्य वर्ग से हैं तो आपका 90 नंबर मेल, और अगर आप महिला, है ना, वर्ग से हैं या आप फीमेल कैटेगरी, तो ये आपका 82 चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ अदर स्टेट की बात करें तो आप किसी में भी, यानी कि अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, तो अगर आप अदर स्टेट हैं तो आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। तो ये है आपका बच्चों सीटेट को लेकर के ये आपकी एलिजिबिलिटी है, अर्हता है, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो देखो हमारा ग्रेजुएशन में अलग अलग विषय होते हैं ना। अब जैसे किसी ने हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, कॉमर्स, पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन पूरे में से ग्रेजुएशन में आपने अगर इनमें से कोई 2 विषय पढ़ा है या सब्सिडरी, है ना, इनमें से अगर 2 विषय है तो ये इनमें मतलब 6 से 8 वर्ग में लगभग सबका कॉम्बिनेशन बन जाता है। मतलब इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। इवन अगर आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है ना, तब भी ये स्टूडेंट भी आपके इसी 6 से 8 में SST वर्ग में आएंगे, तो उनका भी, है ना। तो इसमें से अगर देखा जाए तो अगर आपका ग्रेजुएशन में, है ना, 2 विषय भी, इनमें से 2 विषय भी आपका ग्रेजुएशन में इनमें से कोई आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि 6 से 8 में हमारा या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, और या तो हम BEd धारक हों या हमारा डिप्लोमा यानी कि हम DLED या BTC हो, है ना, दोनों में से अगर कोई एक भी हो तो। और साथ ही साथ हमारा सीटेट पेपर 2 होना चाहिए या आपका बिहार टेट होना चाहिए। और हमने सीटेट का जो क्राइटेरिया, जो अंक है वो हमने बताया कि अदर स्टेट का, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, 90 अंक आपको चाहिए। और बाकी बिहार राज्य के हो तो यदि आप पुरुष हैं और आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपका 90 नंबर, और अगर आप सामान्य वर्ग से महिला हैं तो आपका 82 नंबर। तो वो हमने अभी बात की। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब इतने सारे विषय हैं, अगर इनमें से कोई 2 विषय भी है आपने पढ़ा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर ग्रेजुएशन में आपने 2 पढ़ा है। अब पेपर का पैटर्न आप जानते हो कि पहले पार्ट में क्या आता है, तो आपका ये लैंग्वेज वाला होता है। सेकंड पार्ट में आपका वही GS सेक्शन होता है, कॉमन पेपर होता है। क्यों? क्योंकि भाई 6 से 8 में साइंस वर्ग वाले बच्चे भी बैठेंगे, लैंग्वेज वाले हिंदी, इंग्लिश, है ना, सभी बच्चे बैठेंगे। तो इनमें ये जो पेपर होता है GS वाला, वो सबके लिए कॉमन होता है, क्योंकि हिंदी विषय वाले बच्चे बैठेंगे, इंग्लिश विषय वाले बच्चे बैठेंगे, है ना, साइंस वाले बच्चे बैठेंगे। तो इसलिए सबका सब्जेक्ट अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ये 40 नंबर का ये जो पेपर है ये कॉमन इसलिए कहा जाता है कि हर विषय का बच्चा अगर परीक्षा में बैठ रहा है तो ये उसको कॉमन पेपर देखने को मिलेगा, सबके लिए ये कॉमन होता है। और ये GS का सेक्शन होता है, 40 नंबर का है, प्रत्येक सवाल 1 नंबर के होंगे, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इनमें आता क्या है, करंट अफेयर, लगभग बिहार का करंट देखने को मिलेगा, करंट अफेयर देखने को मिलेगा। कम से कम 6 से 7 सवाल करंट अफेयर के आपके पूछे जाते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, और मैथ्स, है ना, मैथ्स भी इसमें आता है। और आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कम 4 से 5 सवाल आते हैं।
और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ईवीएस, इवन इन्वायरमेंट से सवाल आपको देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर यहाँ पे 40 नंबर है, ठीक है। अब देखिए, अब सब्जेक्ट में हमें क्या है, सब्जेक्ट में बच्चों सबसे पहला तीसरा पार्ट शुरू होता है हमारे सब्जेक्ट का, और 40-40 नंबर का ये 2 होगा, यानी टोटल सब्जेक्ट 80 नंबर का होता है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को मिला के। अब देखिए इनमें क्या है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबसे पहला कोड ही जब स्टार्ट करोगे तो H, फिर G, है ना, तो H का पूरा H1 से लेकर के पूरा H40 तक 40 सवाल हिस्ट्री के। फिर आपका शुरू हो जाता है ज्योग्राफी, यानी G1 से लेकर के G40 तक ज्योग्राफी, फिर E1 से लेके E40 तक इकोनॉमी, फिर उसके बाद पॉलिटी। सबके 40-40 सवाल हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन भाई सारा का सारा तो आपको हल करना नहीं है, आपको तो कोई 2 ही इसमें से करना है ना। तो आपका ग्रेजुएशन में कोई भी विषय हो उनमें से, है ना, जो मैंने सारा विषय दिया है, इनमें से अगर 2 आप पढ़े हो तो अब आपके मन में आएगा कि मैम मेरा तो ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी था, और इनमें तो चारों में से मेरे तो ग्रेजुएशन का कोई विषय ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट है ना, वो ग्रेजुएशन की बात है, वो फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है कि आपका वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, कि आप फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। लेकिन पेपर में बच्चों जब भी मेरिट आती है वो एसएसटी की एक साथ कंबाइंड आती है। ये नहीं आता है कि आपका मतलब ज्योग्राफी और मतलब पॉलिटी वालों का कितना नंबर है, इस तरह का कुछ भी नहीं है, एसएसटी की मेरिट बनती है। अब इन चारों में से आपको जो पसंद आता है, क्योंकि फॉर्म जब आप फिलअप करते हो तो उसमें भरना होता है कि भाई मैंने मैं ये चारों विषय में से कौन से 2 विषय का, तो भाई जिसमें आपकी तैयारी होगी आप वही तो पेपर दोगे, है ना, जिसमें आपकी तैयारी होगी वही दोगे। तो अगर जो आपने 6 महीने, मतलब अब से मैं जोड़ लूं तो 6 महीने आप जो 2 विषय तैयार करोगे, जो आपका फेवरेट होगा, आप वही तो दे के आओगे। ग्रेजुएशन में क्या विषय रहा है, आप वो सिर्फ फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपको जो 2 विषय सबसे पसंद आता है, आप वो विषय से आप पेपर दे सकते हो, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो अगर सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन बच्चे जो लेते हैं वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा है, आप उठा के देखिए रेशियो सबसे ज्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का है। अभी हम बताएंगे कि क्या है कैसे है। तो ये है बच्चों, तो जो ग्रेजुएशन में फॉर्म भरने का क्राइटेरिया है, यहाँ पे आप अपने पसंद के 2 विषय, है ना, OMR में आप चुनाव करोगे और आप आराम से जो है वो 2 विषय का टिक लगाओगे, क्योंकि कोड पता होता है ना, कोड जो है वो सीधे अभी हम बात करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे कोड होता है। तो बाकी यहाँ पे सिर्फ हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और पेपर का पैटर्न क्या है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो आप इनमें से कोई 2 विषय का पेपर दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये तो था। और ये हमेशा बच्चों जो लैंग्वेज होता है ना, जो भाषा का होता है, ये क्वालिफाइंग होता है, तो इस पे क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इस पे हम उतनी, है ना, बात करेंगे भी नहीं, ठीक। चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, तो ये तो आपका 6 से 8। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट 9 से 10 वर्ग में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के सबसे ज्यादा दिक्कत उसी में होती है। अब 9 से 10 वर्ग में फॉर्म भरने का क्राइटेरिया क्या है, यानी कि हमारा जो अर्हता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब फिर वही आप सवाल करोगे कि मैम अगर मैं पीजी किया रहूंगा तो क्या मैं नहीं फॉर्म भर सकता, क्या नहीं, पीजी वाले तो फिर दोनों भरेंगे, अगर पीजी है बीएड है तो तब तो आप दोनों भरेंगे, है ना, जो है ये भी भरेंगे 9 से 10 और 10+2 वाला भी भरेंगे अपने विषय से। तो यहाँ पे हम सिर्फ न्यूनतम, है ना, अर्हता की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन के पास साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। जो पेपर 2 होता है वो 10+2 वालों के लिए होता है ना, 11-12 वालों के लिए होता है, अगर आप उसके शिक्षक बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ 9-10 वर्ग की बात कर रहे हैं। तो आपका बिहार स्टेट पेपर जो 1 है वो पास होना चाहिए, तो और डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, कोई अपेयरिंग डिग्री नहीं चलेगी। अब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, तो ग्रेजुएशन में इनमें से कोई 2 विषय
आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। और इनमें से क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन 4 में से कोई 2 होना चाहिए। यदि आप कहोगे मैम हमने तो सोशियोलॉजी पढ़ा है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। आपका इन्हीं 4 में से कोई 2 होना चाहिए, अदर कुछ नहीं चलेगा। और इन 4 में से देखा जाए तो एक विषय के रूप में या तो हिस्ट्री होना चाहिए या तो ज्योग्राफी होना चाहिए, कोई एक। अब जैसे कि कोई बच्चा मान के चलिए कि इनमें से जैसे कि हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री, तो हिस्ट्री के साथ अगर आप ज्योग्राफी, है ना, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये जब 4 विषय है बच्चों, तो 4 विषय में किन्हीं 2 विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और इन 2 विषय में से एक मस्ट अगर देखा जाए तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक विषय आपका होना चाहिए। अब जैसे ग्रेजुएशन में मैं अपनी बात करूं तो जैसे सपोज दैट कि मैंने क्या किया था कि मेरा लास्ट ईयर में मैंने पॉलिटिकल साइंस ले लिया और इकोनॉमिक्स ले लिया। तो इसका मतलब कि मैंने तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स ले लिया, तब तो मैं फॉर्म नहीं भर पाऊंगी, तो नहीं। क्यों? क्योंकि एक सब्जेक्ट के रूप में मेरा ज्योग्राफी या हिस्ट्री नहीं है। हाँ, लास्ट ईयर में मैंने हिस्ट्री रख लिया और हिस्ट्री के साथ मान के चलो मेरा हिस्ट्री का कोई विषय है, और हिस्ट्री के साथ अगर देखा जाए तो मेरा लास्ट टाइम में मान के चलिए कि कोई भी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, तब मैं फॉर्म भर सकती हूँ। हो सकता है कि लास्ट ईयर में मैंने ज्योग्राफी रखा हो, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी हो, तो मैं फॉर्म भर सकती हूँ। तो इसका मतलब कि इन 4 में से कोई 2 होना ही चाहिए, और उन 2 में से कोई एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी विषय के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है। मतलब मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि हमारी अर्हता क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के साथ बीएड, बीएड के साथ मेरा बिहार स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ ही साथ इन 4 विषय में से 2 विषय ग्रेजुएशन में हमारा पढ़ा होना चाहिए। और इनमें से अगर मैं देखूं तो एक विषय के रूप में हिस्ट्री या ज्योग्राफी अवश्य होना चाहिए, ठीक है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, ठीक। अब देखिए, तभी सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चों, सबसे ज्यादा दिक्कत। अब सेम टू सेम वही, अब जनरल पेपर तो वही चीज है, वही सारी चीजें आएंगी जो मैंने अभी 6 से 8 वाले वर्ग में बताया। अब देखिए, अब वही ख्याल कि मैम मैंने तो पॉलिटिकल साइंस में और मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन मेरा ये था ग्रेजुएशन में, लेकिन मेरा मन नहीं है, मतलब मेरा जो है मन नहीं कर रहा है कि मैं हिस्ट्री से दूं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ज्योग्राफी से देना है, और मुझे ज्योग्राफी या मुझे इकोनॉमी से, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से देना है। तो भाई ये तो आपका फॉर्म भरने की अर्हता थी ना, आपका जो ग्रेजुएशन में रहा वो रहा। अब पेपर में अगर आपका मन है कि आप ज्योग्राफी, चूंकि देखो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में से एक तो लेना ही पड़ेगा, ज्योग्राफी या हिस्ट्री में से कोई एक आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ अगर आपका मन है कि भाई ज्योग्राफी के साथ मुझे पॉलिटिकल साइंस, तो आप ये दे सकते हो, या हिस्ट्री के साथ आप पॉलिटिकल साइंस पेपर में अपना जो है पेपर इससे दे सकते हो, या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी दे सकते हो, या हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी दे सकते हो। मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में, है ना, जो भी था वो फॉर्म भरने की अर्हता थी। यहाँ पे अगर आपका मन है तो आप हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी कर सकते हो, या आपका मन है ज्योग्राफी हिस्ट्री देने का, तब तो आप ये भी दे सकते हो, या ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस दे सकते हो। तो इनमें से, तो ये आप इनमें से कोई भी, है ना, इनमें से आप 2 पेपर से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि वो एक फॉर्म भरने की अर्हता थी। यहाँ पे अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे विषय को चेंज कर सकते हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी, या ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी, या पोल साइंस के साथ हिस्ट्री, है ना, यहाँ पे आप रख सकते हो। और वैसे तो ज्यादातर बच्चे अपने ही विषय से देते हैं जिससे उनका ग्रेजुएशन होता है, क्योंकि मतलब उस विषय से बच्चे रूबरू होते हैं, तो इसलिए यही देखा जाता है कि बच्चे अपने ही विषय के जो है उससे पेपर देते हैं।
ठीक है, तो ये था बच्चों एक तरीके से, है ना, हम लोगों ने इस पर बात की। अब अगर 6 महीने का समय है और 6 महीने के समय में हम क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आप सेल्फ से कुछ करना चाहते हो तो उसमें सबसे पहले ये कोशिश करिए कि बीपीएससी के द्वारा जो पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं, जितने प्रीलिम्स का पेपर है उसको सॉल्व कर डालिए, है ना। और देखिए कि उसमें मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, उसमें साइंस के सवाल कैसे आ रहे हैं, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको तो सॉल्व करिए जितने पीवाईक्यूज हैं। बाकी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सभी पेपर को वर्ग 6 से 8, वर्ग 1 से 5, वर्ग 9 से 10, वर्ग 11 से 12, भले अपना विषय को छोड़ के, मतलब ये मत बाकी तो एसएसटी का तो हाँ आप वर्ग 11, 12 आप सभी पेपर को आप वहां पे क्या करना है, सॉल्व करना है आपको, है ना। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि घुमा फिरा के अदला बदली, मतलब है ना कि अगर 6 से 8 वर्ग में पूछ लिया है तो वही 9 से 10 के जीएस में पूछ लिया है, तो मतलब इनमें अदला बदली क्वेश्चंस में देखने को मिलती, ठीक है। तो ये काम करना है। बाकी अभी से ही शुरू हो जाइए अपनी बुक्स में से सबसे मेन जो बेसिक किताबें होती हैं वो एनसीईआरटी या एससीईआरटी। एससीईआरटी भी पढ़ना है क्योंकि कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, एससीईआरटी में है और सीधे तौर पे पेपर में पूछ लिया गया है ना। तो 6 से 10 तक की पूरी एससीईआरटी की बुक, पर्याप्त समय है आपके पास, लगभग 6 माह का, तो आप ये काम कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं हम बता रहे हैं। और 6 से 10 तक का एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। तो यहाँ पे हमने, है ना, तो ये आपकी एसएसटी के लिए हम, यानी कि सोशल साइंस के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक किताबें हैं बच्चों, इसे हर हाल में आपको इसे फॉलो करना है और पीवाईक्यूज को डेली एक टॉनिक की तरह पीना है। मतलब कि ऐसे, क्योंकि ऐसे कई प्रश्न देखे गए हैं जिसके प्रश्न वही रहता है, ऑप्शन चेंज कर देते हैं। तो और मैथ्स वही जीएस में रहता है जो पीसीएस में है, बस उसका डेटा चेंज कर देते हैं। तो ऐसे में थोड़ा स्मार्ट तरीके से हमें पीवाईक्यू सॉल्व करना है, तो ये आपको अपने स्तर पे करना है। बाकी पेपर की तो आपका तारीख घोषित ही हो चुका है, 22 से 27 सितंबर, पर्याप्त 6 महीने में आप कर सकते हैं। अब उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे जाकर के ये टीचिंग वाले सेगमेंट में जा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ अलग से सेगमेंट बिहार टीचिंग का बना हुआ है और ऊपर ही आपको टीआरई के सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे कोई हो। तो आप आराम से इसमें भी जुड़ सकते हैं अगर आप सेल्फ नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई संशय हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई और विषय हो और आप जानना चाहते हो कि मैम मेरा तो ऐसा है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, तो इस तरह के कोई भी कमेंट हो आप कर सकते हो, निश्चित तौर पे आपका जवाब हम देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।